हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के संसार में। बेटा हम स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी, तमिलनाडु बोर्ड की ये बुक है। और ये बुक इसलिए ली है मैंने क्योंकि इसके अंदर क्या है कि सारी चीजें बहुत डिटेल में दी हुई हैं। तो हम यूनिट 3 से जो लिथोस्फीयर है, एंडोजेनिक प्रोसेस हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके मैंने 2 लेक्चर पहले ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं। हमने शुरू किया था बेटा अब यहाँ से अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अर्थक्वेक क्या है। सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, भी एकदम से अर्थ सरफेस का, धरती का हिलना, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक या भूकंप। अब इसके अंदर हमने क्या स्टडी करना है बेटा, 2-3 चीजें हैं वो देखो आप। एक तो इन्होंने दे रखा फोकस, क्या है फोकस, इसका पता होना चाहिए कि फोकस क्या है। दूसरा इन्होंने दे रखा बेटा एपिसेंटर, ये पता होना चाहिए। तो फोकस क्या है बेटा, वो जगह है इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, मतलब कि यहां से शुरू होता है। और एपिसेंटर वो पॉइंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। फोकस का है बेटा इनसाइड द अर्थ, याद रखना, एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोकस का है इनसाइड द अर्थ, जहां से अर्थक्वेक भूकंप है वो ओरिजिनेट हो रहा है, पैदा हो रहा है जहां से, ठीक है। और एपिसेंटर कहाँ है बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये देखना है, ठीक है, सरफेस के ऊपर है ये, वर्टिकली अबोव द फोकस, जहां हर जो अर्थक्वेक के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। ओके, अर्थक्वेक क्या है, रिजल्ट फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ द प्रेशर, भी एकदम से प्रेशर है वो रिलीज हो गया है, विच हैज स्लोली बिल्ट अप, और धीरे धीरे वो बिल्ट अप होता है। कहाँ पे होगा बेटा, विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के अंदर वो प्रेशर बिल्ट होता है। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द, एनर्जी किसकी उसमें रिलीज होगी बेटा, सीज्मिक वेव बोलते हैं। अर्थ जो अर्थक्वेक है उसके जो वेव्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सीज्मिक वेव्स, ठीक है, भूकंपीय तरंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का नाम होगा हिंदी में। द सीस्मिक वेव कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ये आपको याद रखना है बेटा। कितने तरह की हैं, 2 टाइप की है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। फिर बॉडी वेव को भी आगे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, वो भी देखेंगे। उससे पहले आप ये देखो, ये पिक्चर दिखाई हुई है पार्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। ये वो जगह है जिसकी हम बात कर रहे थे बेटा, किसकी बात कर रहे थे, फोकस की बात कर रहे थे। फोकस का है इनसाइड द अर्थ, जहां से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। और कैसे जनरेट हो रहा है बेटा, ये देखो, भी कोई टेक्टोनिक मूवमेंट हुई होगी, प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है, ये डाइवर्जन वाली चीजें हैं, ठीक है, यार डायरेक्शन दिखा रखी है। फिर एक जगह दिखा रखा है एपिसेंटर। एपिसेंटर मैंने आपको बताया था सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, जहां पे भूकंप है वो क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। और ये वर्टिकल लाइन है फोकस से, ठीक है, इतनी सी बात आपने याद करना है। और ये धीरे धीरे इस तरह से प्रेशर है वो रिलीज होता है। ओके, अब हम बात कर रहे थे सिज्मिक वेव्स की। तो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बॉडी वेव और दूसरी का नाम है बेटा सरफेस वेव, ठीक है। अब बॉडी वेव है तो ये क्या कह रहा है, वेव दैट ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब बॉडी, इनसाइड द बॉडी। बॉडी यहाँ पे क्या है बेटा, अर्थ है, अर्थ को हम बॉडी मान रहे हैं। तो अंदर, अर्थ के अंदर जो वेव है, अंदर ही अंदर ये ट्रेवल करते रहते हैं, अर्थ के इनसाइड द ये ट्रेवल करते हैं, इसलिए इनको कह रहे हैं बॉडी वेव। और इनको 2 हिस्सों में आगे हमने बेटा डिवाइड किया है। एक का नाम है पी वेव, पी से प्राइमरी याद रखोगे, प्राइमरी वेव, या कंप्रेशनल वेव भी इनका नाम है। तो आपको कोई भी आ जाए, पी वेव के नाम से आ जाए, प्राइमरी वेव के नाम से आ जाए, या कंप्रेशनल वेव के नाम से आ जाए, तो कैसे भी करके आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। पी से प्राइमरी आपको याद रह जाएगा, एक्स्ट्रा आपको कंप्रेशनल वेव्स याद रखना है। दूसरा इसमें क्या रखना है, फास्टेस्ट है बेटा, इनकी जो गति है, ठीक है, वेलोसिटी है वो फास्टेस्ट है। और 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अपर क्रस्ट में मिलेंगे आपको। इतना सब बात आपको याद रखनी है। दे कोज मैटर टू ओसिलेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो मतलब जो मैटर है वो कंपन पैदा होगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कहाँ पे, पैरेलल टू द मोशन ऑफ द सीज्मिक वेव फ्रंट, मतलब कि मान लो इस तरह से वेव चल रही है तो इसके बराबर में ही, मैं दोबारा से यहाँ देखो, कि मतलब मान लो कि इस तरह से वेव चल रही है तो इसी तरह से मैटर भी पैरेलल में चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। द पी वेव पुश कंप्रेस, मतलब पी वेव क्या करेंगे, पहले कंप्रेस करेंगे बेटा, फिर पुल करेंगे, डायलेट करेंगे,
ठीक है, एक बार से सिकुड़ेंगी फिर डायलेट हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। द रॉक दैट दे पास थ्रू, मतलब जिस रॉक से, जिस सॉलिड चीज से ये पास हो रही हैं, दे पास थ्रू द ऑल मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसी भी मीडियम से पास हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम से ये पास हो सकते हैं। ये बात आपने याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे कि तीनों मीडियम से याद रख सकते हैं? प्राइमरी, जिसको हमने प्राइमरी ही बोल दिया, मुख्य ही बोल दिया। अब जो मुख्य है वीआईपी है, वीआईपी को तो मतलब हर रास्ते से जाने की उसको तो छूट है भाई, मर्जी जहां से जाए, अगले का मन करेगा वहां से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर सेकंड आता है बेटा सेकेंडरी वेव और शेयर वेव। दोनों एस से नाम है, एस फॉर सेकेंडरी और एस फॉर शेयर। और ये कहां से पास होते हैं बेटा? दे पास थ्रू ओनली, शब्द याद रखना, ओनली सॉलिड मीडियम। ठीक है, ओनली सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर शेयर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इनकी वेलोसिटी प्राइमरी वेव्स के कंपैरिजन में बेटा कम है, हाफ होगी। सेकेंडरी है, हमने सेकंड स्थान पे रख दिया, ऐसे याद रखना है। तो ऊपर वाले की 6 थी, इसकी 3.5 रह गई। ठीक है, they cause matter to oscillate side to side perpendicular to the motion of the front wave। तो ये याद रखना है, ये परपेंडिकुलर मूव करता है, मतलब इसमें मैटर परपेंडिकुलर मूव करता है। मान लो देखो कि वेव आपकी ऐसे चल रही है, ठीक है, और मैटर आपका ऐसे परपेंडिकुलर चलेगा इसके, मतलब कि परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना, वर्टिकल। फिर आता है बेटा सरफेस वेव, द वेव दैट ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस, अलोंग द अर्थ सरफेस। इससे ऊपर हमने बेटा क्या पढ़ा? बॉडी वेव। बॉडी वेव इनसाइड द अर्थ की हम बात कर रहे हैं, इनसाइड द अर्थ ही ट्रैवल करते हैं। फिर बॉडी वेव को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेटा, पी वेव और एस वेव। पी को हमने बोला प्राइमरी वेव, और कंप्रेशनल वेव फास्टेस्ट है, और तीनों मीडियम से ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पास हो सकते हैं तीनों मीडियम से। और इनका जो मोशन है वो क्या है? कंप्रेस करेगा, पुल करेगा, डायलेट करेगा, और अलोंग द वेव चलेगा, अलोंग द वेव हॉरिजॉन्टल। और सेकेंडरी वेव में बेटा वेलोसिटी है इसकी कम हो जाती है, और क्या होता है इसमें जो मोशन है वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द वेव रहेगा, और सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास होगी। इतना सा बात आपने याद रखनी। फिर हम बात करते हैं सरफेस वेव की। भी ट्रेवल करते हैं अलोंग द सरफेस, दे आर स्लोअर देन द बॉडी वेव। बॉडी वेव के कंपैरिजन में स्लोअर है। इसका मतलब क्या है? पी वेव मतलब कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव दोनों से ही ये स्लोवर है। दे कोज डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान ये डैमेज करती हैं। फिर होता है नेक्स्ट है लव वेव, सेक द ग्राउंड साइड टू साइड लाइक एस वेव, मतलब कि साइड टू साइड वो क्या करते हैं? सेक करते हैं ग्राउंड को, जैसे एस वेव करती हैं। फिर है रेहलिग वेव, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेस द ग्राउंड लाइक अ रोलिंग ओशन वेव, जैसे कि इस तरह से रोल करते रहते हैं ना ओशन वेव, इस तरह से ये शेक करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे ग्राउंड को। द ग्राउंड रोल्स फॉरवर्ड एंड अप, देन डाउन एंड देन बैकवर्ड। पहले फॉरवर्ड होगा, मान लो फॉरवर्ड हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, ठीक है, फिर बैकवर्ड हुआ, इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया। दिस इज सिमिलर टू पी वेव बट विद द एक्स्ट्रा अप एंड डाउन मोशन, मतलब पी वेव के सिमिलर ही है, लेकिन इसमें अप एंड डाउन ज्यादा आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा मीजरिंग द अर्थक्वेक। भी अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि इतनी इंटेंसिटी का था या इतनी मैग्नीट्यूड का था, मतलब कि हम बोले कि भी 7 पॉइंट का या 6 पॉइंट मैग्नीट्यूड का भूकंप था। तो वो कैसे पता करते हैं? मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में आपको बेटा फर्क पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड होता है बेटा टोटल एनर्जी किसी अर्थक्वेक की। अगर हम यहाँ पे अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक की ही बात करेंगे। मैग्नीट्यूड का बेटा मतलब होता है कि अर्थक्वेक की टोटल एनर्जी कितनी थी। लाइक मैं आपको कैसे समझाऊं, ऐसे समझाते हूँ। सपोज करो कि एक बम था, मतलब एक बम है, था नहीं है, ठीक, एक बम है, बारूद का गोला है एक, और ये 1 मिलियन टन का है, ठीक है, 1 मिलियन टन का है। तो ये 1 मिलियन जो टन है ना बेटा इस गोले का, ये क्या है? टोटल इसकी एनर्जी, इसके अंदर इतनी एनर्जी है। अब इस बम को हम कहीं किसी जगह फोड़ दें, एकदम से पटक दें, तो इस बम के आसपास जो लोग होंगे या इमारतें होंगी बेटा, उनको ज्यादा डैमेज होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, बम जहां, धमाका जहां होगा, वहां पे जो आसपास चीजें, चाहे जानवर है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे कोई भी है, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और इसी से फिर कोई आदमी अगर 500 मीटर की दूरी पे खड़ा है
या 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो उन लोगों को क्या होगा, कम नुकसान होगा। तो ये जो नुकसान है वो किसकी वजह से होता है, इंटेंसिटी की वजह से। इतनी सी बात समझ में आई। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में बेटा फर्क आपको महसूस होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि टोटल एनर्जी, और इंटेंसिटी का मतलब है बेटा कि किस इलाके को उसने कितना प्रभावित किया। जैसे आपको याद है कि हमेशा हम एग्जाम्पल देते हैं कि कच्छ में भूकंप आया था, तो कच्छ में बहुत ज्यादा उसका क्या किया था, बुरा प्रभाव पड़ा था कि बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ था। लेकिन उसके झटके सिर्फ दिल्ली में सिर्फ झटके महसूस किए, दिल्ली में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दिल्ली में उसकी इंटेंसिटी कम थी और कच्छ में उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। इतनी सी बात याद रखोगे, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी कितनी है। और मैग्नीट्यूड को बेटा रिक्टर स्केल पे मापते हैं। रिक्टर वो साइंटिस्ट था, इसी के नाम पे रिक्टर स्केल रख दिया। और इसमें दूसरी बात आपने याद रखना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, एल्गोरिदम जो वैल्यू है वो 1 to 10 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आप 1 to 10 से मापोगे, भी एक मैग्नीट्यूड का था, 2 का था, 3 का था, 4 का था, 5 का था, 6 का था। द अर्थक्वेक इंस्टेंसिटी इज मेजर टू मॉडिफाइड मर्कैली स्केल, ये भी आपने याद रखना है। मर्कैली स्केल पे हम इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल को हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। ठीक है, एम आर से याद रखना बेटा, एम से मैग्नीट्यूड याद रखना, आर से रिक्टर स्केल याद रखना। ठीक है, इंटेंसिटी को एम आई से याद रखना बेटा, आई या फिर आई हम पहले ले लें, आई एम से आप इंटेंसिटी को याद रखोगे। ठीक है, आई से इंटेंसिटी और एम से मर्कैली स्केल। और बेटा ये किसकी रेंज में होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, रेंज होती है 1 to 12, और ये रोमन लेटर में होती है। यहाँ थोड़ा सा ये दिखाया हुआ है, लेकिन रोमन लेटर में हम इंटेंसिटी को मापते हैं। ठीक है, भी रोमन इस तरह से जैसे सिंपल लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से नहीं, वो ये जो रोमन में लिखते हैं इस तरह से 1 लिखते हैं, इस तरह से 2 लिखते हैं, है ना, इस तरह से। डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, तो इससे डिपेंड करता है कि भी किस इंटेंसिटी का, मतलब कि भाई 5 या 6 7 8 9, जैसे जैसे 12 के करीब पहुंचोगे तो बहुत मोस्ट डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक होगा। ओके, द सीज्मिक seismograph is an instrument used to detect and record the seismic waves created by the earthquake। और seismograph क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं seismic वेव को जो अर्थक्वेक से आए हैं। तो मतलब कि पी वेव हैं, एल वेव हैं, बॉडी सरफेस वेव हैं, वो हम देखते हैं। अभी दिखा रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेकिंग द रिक्टर स्केल। यहाँ पे तो मॉडिफाइड मर्कैली स्केल, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है बेटा किसकी, इंटेंसिटी की बात कर रहा है। और रिक्टर स्केल किसकी बात कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इतना याद रखना। ओके, अब ये कह रहे हैं अगर इंटेंसिटी 1 और 2 होगी तो फेल्ट ऑलमोस्ट नो वन और फेल्ट बाई वेरी फ्यू पीपल। कई बार होता है ना, सिर्फ ऐसे लगता है कि एकदम से झटका लगा, फिर आपका पड़ोसी बोले, आपका परिवार का कोई मेंबर बोले, अरे आपको ऐसा नहीं लगा धरती झटका सा लगा जैसे भूकंप आया। अच्छा, कब आया, मुझे तो नहीं पता लगा। तो ये ऐसे वाला हाल है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड अगर 2.5 का होगा तो मतलब कि सिर्फ रिकॉर्ड हो सकता है सीजोमीटर पे, और आप महसूस नहीं कर सकते। जैसे अगर 3 इंटेंसिटी का हो, 4 का हो, 5 का हो, 5 में तो क्या है बेटा, फेल्ट बाई एवरीवन, सब महसूस करेंगे। जैसे कि थोड़ा वो जो खंबे वगैरह हैं, ट्रे वगैरह, वो भी हिलेंगे। और 3.5 का अगर मैग्नीट्यूड का है वो सारे लोग फील करेंगे। यहाँ देखो आप, अगर 6 का हो भूकंप तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है, 6 मैग्नीट्यूड का होगा। 7 का होता है मेजर अर्थक्वेक में आता है बेटा, और 8 तक या 8 के ऊपर ऊपर ग्रेट अर्थक्वेक में आता है। इसी तरह से यहाँ देखो कि अगर 6 इंटेंसिटी का है, सब भी उसको क्या करेंगे, महसूस करेंगे। यहाँ से लोग अपने दरवाजों से बाहर निकलेंगे, फर्नीचर को मूव करेंगे, साइड डैमेज है वो देख सकते हैं। अगर 7 इंटेंसिटी का है भाई, आप बाहर निकल लो, जो अगर आपकी स्ट्रक्चर पुअरली बिल्ट है, अच्छी से नहीं है। फिर जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो आप देख लो कि 8 में या 9 में या 10 में, फिर 12 11, ये तो आप देख लो कि जैसे जैसे आप है ना 5 से ऊपर बढ़ते जाओगे, 5 6 से, तो यहाँ पे नुकसान होता आएगा। इस तरह से भी 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में जैसे जैसे 5 से ऊपर बढ़ोगे तो नुकसान बहुत होता जाएगा। तो ये डिफरेंस है, पूछ लिया जाता है। तो मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कोजेज ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है।
अर्थक्वेक आ गया, अब क्या होगा आप बताओ, सोचो थोड़ा, इस बात को थोड़ा थिंक करो कि अर्थक्वेक आ गया और वो डिवेस्टेटिंग था, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, अब ये देखते हैं कि देयर आर मैनी फैक्टर कंट्रोलिंग द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, सम ऑफ फैक्टर इंक्लूड है। कहते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं अर्थक्वेक के अकरेंस को, वो कौन कौन से हैं। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, डिपेंड करता है। और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी तो एस्थेनोस्फीयर जनरेट होगा, मतलब वीक पॉइंट जनरेट होंगे मेंटल में, और अगर वीक पॉइंट होगा तो मैग्मा जो है वो लावा बन के बाहर आ सकता है, तो अर्थक्वेक की संभावना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज डैम रिजल्ट इन द अर्थक्वेक, जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, तो उस टाइम मतलब क्या करते हैं कि धरती वीक हो जाती है, जो हम जब ओबीसी बात है, कहीं पे डैम बनाना है पहाड़ी रोकी इलाके में, तो पहले तो उस पहाड़ को क्लियर करेंगे, वहां पे गोला बारूद से पहाड़ों को हटाएंगे, तो उससे क्या होता है जो लेयर्स हैं वो वीक हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कोयना डैम, उस टाइम में इस वजह से क्या हुआ था, अर्थक्वेक आने की संभावना रही थी या आया होगा, ठीक है। फिर दे रखा बेटा अदर रीजन, अदर रीजन क्या है, न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस रिलीज मैसिव एनर्जी टू कोज टेरमोर्स इन द अर्थ क्रस्ट। अभी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर अगर एक्सप्लोशन है, जैसे हम न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो कहीं दूर रेगिस्तान में एक बड़े से गड्ढे में करते हैं, ठीक है, वो किस लिए करते हैं, ताकि रेडिएशन है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए, और वो धमाका इतना तेज होता है बेटा कि आसपास की सारी चीजों को हिला देता है, ओके। और हाँ, दूसरी बात बेटा, सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन की बात नहीं हो रही। जैसे अब आपने देखा होगा 4 धाम पे रोड बन रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अपने केदारनाथ है, अमरनाथ है, यात्रा है, भी इनको सुगम बनाने के लिए, इनको फैसिलिटी देने के लिए हम वहाँ क्या कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। मान लो कि इन्वायरमेंटल कमेटी ने क्या कहा कि आपने सिर्फ 5-6 फुट का रोड बनाना है या 4 फुट का रोड बनाना है, ठीक है, तो अगर फिर हम सोचे नहीं थोड़ा सा इसको 4 लेन कर देते हैं, क्या दिक्कत है, वो दिक्कत फिर आती है ना बेटा, आपने देखा होगा उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में कितने फ्लड आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, वो इसी वजह से कि हमारे जो पहाड़ हैं बेटा ये फोल्ड यंग माउंटेन्स हैं और वीक हैं, ठीक है, तो ऊपर से हम इनमें धमाके कर करके जगह रास्ता क्लियर कर रहे हैं, तो ये और भी हमारे लिए डेंजरस होती जा रही हैं चीजें, ठीक है। अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अब देखेंगे कि भी क्या इफेक्ट है। आपको पता है ज्यादा अगर इंटेंसिटी का या ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा तो बिल्डिंग डैमेज होगी, रोड खराब हो गए, रेल हैं या फैक्ट्री हैं या डैम्स हैं, ब्रिज हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। लैंडस्लाइड, धरती फिसल जाए तो बेटा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये कोई भी चीज है, कोई भी स्ट्रक्चर ढांचा आपका बना हुआ वो खत्म हो जाएगा। और क्या हो जाता है, बिजली के तार टूट जाते हैं, आग लगने की संभावना रहती है अर्बन एरिया और फॉरेस्ट एरिया में। फ्लैश फ्लड, अगर डैम टूट गया तो बेटा फ्लड आ जाएगा। फ्लैश फ्लड मतलब बिना बारिश के फ्लड आ गया, क्यों, क्योंकि डैम टूट गया। सुनामी, समुद्र के अंदर आएंगे तो हाई एम्पलीट्यूड की ओशियानिक वेव्स होगी, जो क्या करेंगे बेटा, समुद्री तूफान लेके आएंगी, लहरें इतनी ऊंची हो जाएंगी। आपको याद है कि 2004 की सुनामी कितनी डिवेस्टेटिंग सुनामी थी, और इसको 8.9 अर्थक्वेक मापा गया था यहाँ पे नॉर्दर्न सुमात्रा के रीजन में, जिसमें करीब करीब 1.5 लाख लोग हैं मारे गए थे बेटा। सोच के देखो 1.5 लाख लोग मारे गए तो किस कदर की सुनामी हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक, भाई कहाँ कौन सा जो एरिया है वो मोर प्रोन है, या जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं या सुनामी आने की संभावना ज्यादा है। आपको पता है जापान वाला, इंडोनेशिया वाला, सुमात्रा वाला, इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। इस एरिया के अंदर जो ये आते हैं रीजन, इनको सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। लिखा हुआ है सरकम पैसिफिक रीजन या बेल्ट। दिस रीजन इंक्लूड ऑल द कोस्टल एरिया, जितने कोस्टल एरिया हैं अराउंड द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अराउंड द पैसिफिक ओशियन जितने भी कोस्टल एरिया हैं। इट एक्सटेंड थ्रू द कोस्ट ऑफ द अलास्का, इल्यूशन आइलैंड, देखो ये दिखा रखा है इन्होंने सर्कम पैसिफिक बेल्ट को, जितने भी, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे कौन सा सागर है बेटा, पैसिफिक, ये इधर भी पैसिफिक है, ठीक है। तो ये सारे जो रीजन है पैसिफिक ओशियन को जो टच कर रहे हैं दोनों साइड से, दाएं बाएं साइड से, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है, ये हमारा ये इंडोनेशिया, सुमात्रा, और ये अंडमान निकोबार वाला रीजन है। तो ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट है बेटा, आपने याद रखनी है, ओके। और यहाँ पे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं सारे क्या हैं बेटा, माउंटेन और वोल्केनो वाले रीजन भी, यहाँ वोल्केनो भी ज्यादा फटते हैं, ओके।
जैसे जापान वाला रीजन हो गया, यहाँ क्या है, ये रहा ना, इधर है जापान है, ठीक है, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये कहता है कि जो सर्कम पैसिफिक रीजन है, ये 80% ऑफ द ऑल अर्थक्वेक यहीं आते हैं बेटा, दुनियादारी में धरती पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं। ओके, मेडिटेरियन हिमालयन रीजन, आपको मैंने बता दिया हमारा ये हिमालय वाला रीजन है, ठीक है, ये हिमालय वाला रीजन है और ये मेडिटेरेनियन वाला रीजन है, तो यहाँ पे भी आते हैं। This region extends from the Alps mountain to Himalaya mountain, Tibet to China, और 31% of the world earthquake occur in this region। तो हमारे यहाँ पे 31% आते हैं। अगर सरकुम पैसिफिक टोटल की बात करें तो 68% टोटल दुनियादारी के भूकंप यहाँ पे आते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अदर एरिया की जैसे कि नॉर्दर्न अफ्रीका है, रिफ्ट वैली एरिया है, रेड सी या डेड सी, यहाँ पे भी आते हैं। अब हम बात करते हैं वोल्केनो की। कहते हैं वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। वोल्केनो क्या बेटा, ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट की, जिसमें क्या होता है, विच मैग्मा गैसेज एंड एसिड आर रिलीज इनटू द अर्थ सरफेस। आपने कभी भी देखा होगा फटते हुए, किसको, वोल्केनो को फटते हुए देखा, तो मतलब कि ओपनिंग अर्थ क्रस्ट है वो ओपन हो गई है, मैग्मा फटेगा तो गैस और एसिड है वो अपने साथ लेके आएगा। मोल्टन रॉक मटेरियल फाउंड इन द एंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। अभी जो पिघला हुआ मैंने बताया था ना, जो कोर होती है हमारी, जो आउटर कोर होती है बेटा, वो क्या होती है, वो लिक्विड होती है और इनर कोर सॉलिड होती है। आउटर कोर में जो मटेरियल है मैग्मा है ना, मोल्टन मटेरियल है, वो बाहर आके लावा बन जाता है। दिस कैन बी नोटेड दैट व्हेन मैग्मा रीचेज द अर्थ सरफेस इज नोन एज लावा। मैंने बताया ना कि अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको मैग्मा बोल रहे हैं। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है धरती को उखाड़ के, फोड़ के, कैसे भी करके, क्रस्ट को ब्रेक करके, तो इसको बोलते हैं लावा। और इसका जो मुंह होता है बेटा, उसको बोलते हैं वेंट। मतलब कि देखो ये लावा है, सॉरी ये वेंट है, इससे ऐसे लावा बाहर आ रहा है। ये पूरा मान लो कोई पहाड़ है या माउंटेन है, वोल्केनो, ठीक है, ऐसे इससे ऐसे निकल के बाहर आ रहा है, तो ये माउथ है, इसको बोलते हैं वेंट। इट इज एन ओपनिंग और माउथ ऑफ अ वोल्केनो। फिर है फ्यूमारोल्स आर द गैस gushing fumes through the gap in the volcano। crater क्या है, it is a saucer shaped depression in the mouth of the volcano। crater मतलब कि ये ऐसे इस तरह से जो गड्ढा सा बन जाता है बाद में, इसको बोलते हैं बेटा क्रेटर। जो एक बाउल टाइप का स्ट्रक्चर, लेक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। When the crater is widened, जैसे ही क्रेटर वाइडन होगा, मतलब कि चौड़ा होगा, इट इज कोल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसको, ध्यान नहीं दे रखा है इन्होंने, इसको बोलेंगे फिर कोल्डेरा। क्या बोलेंगे बेटा, कोल्डेरा। मतलब पहले अगर ये थोड़ा सा ऐसे था, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब इसको बोलेंगे कोल्डेरा। इफ फिल्ड विद वाटर ए क्रेटर लेक इज फॉर्म। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे लावा फिर ठंडा हो जाएगा, ये डिप्रेशन सा बन जाएगा, और इसके अंदर क्या बन जाए, पानी अगर भर जाएगा बेटा, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, क्रेटर लेक भी बोल देते। वोल्केनिक एसिड कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेगमेंट ऑफ द पोलराइज्ड रॉक, मिनरल्स, वोल्केनिक गैसेस। तो इससे सारी चीजें, मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गए, ये सारी चीजें निकल के बाहर आते हैं। वोल्केनो जनरली इरप्ट इधर थ्रू द वेंट, या तो वेंट के थ्रू, जैसे एग्जांपल दिया है माउंट फ्यूजियामा जापान, और या फीसर, मतलब जो थोड़ी जगह होगी। वेंट और फीसर में बस इतना ही डिफरेंस होता है, थोड़ी सी कम जगह होती है फीसर में, जैसे डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया। ओके, ये दिखा रखा है, ये हमारा क्या है, मैग्मा, ये फिर आ गया बाहर लावा बन के, और ये इसका वेंट है बेटा, और ये इसका क्रेटर है। ओके, और ये गैसियस मटेरियल है। ओके, समझ आया। फिर है प्यूमाइस इज ए वोल्केनिक रॉक प्रोड्यूस्ड व्हेन लावा with a very high content of water and gases is discharged from an volcano। ये याद रखना है। प्यूमाइस क्या है, एक तरह की वोल्केनिक रॉक है, वोल्केनो के फटने से जो रॉक बनती है, पत्थर बनता है, और ये कब बनता है, जब लावा है ना बेटा, उसके अंदर क्या होगा, हाई कंटेंट ऑफ वाटर होगा और गैसेज होगी, तब ये इस तरह की रॉक बनती है। उसके बाद आपको यहाँ क्या दिखाया हुआ है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं बेटा। ये दिखाया हुआ है 2017 में अर्थक्वेक आया था ईरान और इराक वाले बॉर्डर पे। मैक्सिमम इंटेंसिटी बोले भी 8 है, सीवियर थी काफी,
ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। फैक्ट लाइफ माउंट काराकाटो, ये क्या है? ग्रेटेस्ट वोल्केनिक एक्सप्लोशन नोन टू ह्यूमन इज परहैप्स माउंट का काराकाटो इन 1883 में कुछ हुआ था वोल्केनिक इरप्शन, सबसे बड़ा। स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड है सुनंदा स्टेट में बिटवीन जावा एंड सुमात्रा, यहाँ पे कहीं है देखो, इंडोनेशिया वाले रीजन में यहाँ है जावा एंड सुमात्रा। ओके, फिर क्या कह रहा है? एक्सप्लोशन कुड बी हर्ड इन द ऑस्ट्रेलिया, भी ऑस्ट्रेलिया तक इसकी आवाज सुनाई थी 4000 किलोमीटर तक, तो मतलब बहुत ही डिवास्टेटिंग रहा होगा ये। और मतलब कि ये कह रहा है कि 3,60,000 लोगों को ये खत्म कर दिया था इसने। फिर है कोटोपाक्सी, ये है इक्वाडोर में वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, याद रखना है। कोटोपाक्सी इक्वाडोर के अंदर वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या है? वोल्केनो है। इक्वाडोर कहाँ मिलेगा आपको? इक्वाडोर मिलेगा सदर्न अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ब्राजील वाली साइड। टाइप ऑफ वोल्केनो देख लेते हैं बेटा। अब टाइप ऑफ वोल्केनो में क्या करना है? बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन में की अगर आप बात करें, 3 टाइप के वोल्केनो हैं। भी किस फ्रीक्वेंसी से वो इरप्ट हो रहे हैं, फट रहे हैं, तो 3 तरह के हैं बेटा। एक तो एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनो विच इरप्ट फ्रीक्वेंटली, भी बार बार फटता रहता है, मतलब अब जो मैग्मा इसका वो बाहर आता रहता है। जनरली देयर वेंट रिमेन ओपन, भी इनके जो वेंट है वो ओपन ही रहते हैं। जैसे माउंट एटना ऑफ इटली, इटली में माउंट एटना है वो फटता रहता है। कोटोपाक्सी हमने अभी देखा है इक्वाडोर, ये भी इसका एग्जाम्पल है किसका? एक्टिव वोल्केनो का। क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सा एक्टिव है, कौन सा बैरन है, कौन सा डोरमेंट है, देखना ना। डोरमेंट वोल्केनो, दीज वोल्कन जैसे नाम से पता डोरमेंट सोए हुए हैं, पता, पर ये नहीं पता कब जाग जाए भाई इनका कुछ नहीं भरोसा। दीज वोल्केनो मे नॉट हैव इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट, बट पॉसिबिलिटी है इरप्शन के कि भी दोबारा फट सकते हैं। इन अदर वर्ड्स क्या कहोगे? दे मे बी लाई डोरमेंट अवेटिंग, मतलब कि ठीक है डोरमेंट पड़े हैं लेकिन कभी भी जाग सकते हैं, एनी टाइम। सम टाइम गैसेज एंड स्टीम कम आउट ऑफ देम, कुछ समय ऐसा होता है कि गैस और स्टीम बड़ी भाप निकल आई। They cause the destruction of life and property once they become active again, जैसे माउंट विसुवियस है, ये कहाँ है? ये भी इटली में है। इससे पहले हमने कौन सा देखा था इटली में? माउंट एटना, एटना इटली, विसुवियस, ठीक है। माउंट फिजियामा जापान में, ये किसके एग्जाम्पल है? ये डोरमेंट वोल्केनो के एग्जाम्पल हैं। फिर एक्सटिंक्ट, जो गायब हो चुके हैं, उनके बारे में। These volcanoes have exhausted their energy, have not erupted during the known geological period, भी अब तक हमारे देखने में तो ये फटे नहीं है, जियोलॉजिकल जो पीरियड हमें याद है, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सटेंट हो चुके हैं, भी खत्म हो चुके हैं। वेंट ऑफ दीज वोल्केनो रिमेन क्लोज विद द सोलिफाइड लावा, जो वेंट बनता, माउथ बनता है, जो वो क्लोज हो चुका है अब इनका लावा से। द फॉर्मेशन सच क्रेटर में बी फिल्ड विद वाटर, और जो इस तरह का गड्ढा जो बना है बेटा, वो क्या होगा? वहां पे पानी भर जाएगा, लेक बन जाएगा, लैंड फॉर्म हो जाते हैं, वहां पे भी वेजिटेशन उग जाती है। जैसे पोपा इन म्यांमार, म्यांमार न्यूज में तो याद रख सकते हो कि पोपा एक ऐसी जगह है, कौन सी जगह है ये? वही जगह है जहाँ पे अब ये वोल्केनो है, एक्सटेंट हो चुका है। माउंट केन्या इन द ईस्टर्न अफ्रीका एट द एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट वोल्केनो। अब हम बात कर लेते हैं, वो तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या क्या देखा बेटा? एक तो जो एक्टिव मतलब फटते ही रहते हैं, डोरमेंट जो सोए हुए हैं लेकिन फट सकते हैं, एग्जाम्पल आपको बता दिया माउंट फुजियामा और माउंट विसुएस। एक्सटिंक्ट बेटा वो हैं जो मतलब अब खत्म हो चुके हैं, हमारे देख में तो मतलब बहुत काफी लंबे समय से ये फटे नहीं हैं, जैसे कि पोपा म्यांमार में है, और जो माउंट केन्ना है वो ईस्टर्न अफ्रीका में है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इरप्शन, कि किस तरह से वो इरप्ट हो रहे हैं, ठीक है, और किस तरह का लैंड फॉर्म है वो डेवलप हो रहा है सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर देखते हैं। सिल्ड वोल्केनो, दीज आर मेड अप ऑफ अ बेसाल्ट और टाइप ऑफ अ लावा। इस पे एक मैंने लेक्चर डाल रखा है भी, लावा किस तरह का होता है, बेसिक या एसिडिक, है ना, वो आप जाके देखना, और उनसे किस तरह के जो लैंड फॉर्म्स है वो बनते हैं, तो आपको ये चीज समझ आएगी फिर यहाँ पे। कहते हैं कि दीज आर द मेड ऑफ, किसके बने हैं? सिल्ट वोल्केनो बेसाल्ट के बने हुए हैं। एक तरह का लावा होता है जो बहुत ही फ्लूइड होता है, सिलिका कंटेंट इसमें कम होता है बेटा, ठीक है, सिलिका कंटेंट कम होता है, फ्लूइड होता है, मतलब कि तरल ज्यादा होता है। और देखो जो चीज जितनी ज्यादा लिक्विड होगी वो उतनी ज्यादा फैलेगी, अब उतनी ज्यादा फैलेगी तो उससे जो लैंड फॉर्म बनेगा बेटा,
क्या बनेगा, वो ऊंचाई वाला तो बनेगा नहीं। देखो मान लो मैं ये बना देती हूँ यहाँ पे, अब ऐसे देखो इसको, ये कोई पहाड़ है या वोल्केनो, ये फट रहा है और इसका ना ये इस तरह से लावा है, बहुत लिक्विड है, ये दूर तक फैल गया बेटा ऐसे ऐसे। तो इससे क्या बनेगा बेटा, छोटे छोटे पठार टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। और कुछ लावा ऐसा है जो बहुत गाढ़ा है, एसिडिक है, सिलिका कंटेंट ज्यादा, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहीं तक रह जाएगा बहुत। फिर इससे क्या बनेगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनेंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगी। तो कहते हैं कि फ्लूइड नेचर है, भी ज्यादा तरल है जब ये फटते हैं, और एक्सप्लोसिव होते हैं क्योंकि वाटर इनके अंदर चला जाता है। दे डेवलप इनटू ए सिंडर कोन, मतलब कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। हवाईयन जो वोल्केनो है वो इसका एक एग्जांपल है। फिर है कंपोजिट कोन वोल्केनो, ये क्या है बेटा, स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो मतलब कि लेयर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएंगे। दे आर कोन शेप्ड वोल्केनो कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ लावा, और इसमें ऐस होंगे, रॉक डेब्रिज होंगे। जैसे माउंट विसुअस कहाँ पढ़ा था हमने, इटली के अंदर। माउंट सेंट हेलेंस ये किसके एग्जाम्पल है, कंपोजिट वोल्केनो के एग्जाम्पल है। फिर सिंडर शेयर, सिंडर कौन वोल्केनो, ये क्या है बेटा, इट फॉर्म व्हेन मैग्मा इज थ्रोन आउट द सरफेस, कूल्ड इनटू अ ऐश एंड अ सिंडर एंड सेटल्ड माउथ ऑफ द वोल्केनो, मतलब वोल्केनो के आसपास ही ये सेटल हो जाएगा। ये कम डेंजरस होता है देन अदर वोल्केनो। फिर है लावा डोम, कहता है कि अनलाइक कंपोजिट और सील्ड वोल्केनो, लावा डोम आर ऑफ अ सिग्निफिकेंटली स्मॉलर स्ट्रक्चर। डोम, डोम ऐसा होता है बेटा, ये देखो इस तरह से डोमल शेप की पहाड़ियां, जैसे पठार या डोम, ठीक है, इसको बोलते हैं डोम, जैसे गोलाकार में बन जाते हैं। और ये क्या बनाते हैं, इनका जो लावा है बहुत विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, टू फ्लो अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर तक नीचे पहुंच जाता। आज लावा डोम स्लोली ग्रोज एंड आउटर सरफेस कूल और हार्ड इन द लावा contain the pile within. Eventually, the internal pressure can shatter outer surface, causing लूज फ्रेगमेंट टू स्प्लिट डाउन टू इट साइड। और धीरे धीरे क्या होगा, एकदम से जम जाएगा, और फिर जो नीचे से क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा तो ये स्प्लिट डाउन हो जाएंगे अलग अलग साइड में। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटीज, भी वोल्केनिक एक्टिविटीज के इफेक्ट है वो क्या होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। भी डिस्ट्रक्शन ही होता है और क्या होगा, लैंडफॉर्म्स बनेंगे, है ना। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द वोल्केनो, शावर्स ऑफ द सिनेडर और बॉम्ब कैन कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एकदम से उछल उछल के आते हैं ना छींटे लावा के, मैग्मा के। समटाइम कैन प्रेसिपिटेट, एस कैन प्रेसिपिटेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेन कंप्लीटली कवर लार्ज एरिया। और इससे क्या होता है कि एकदम से लावा फटता है तो ऐस बाहर आती है बेटा, ऐस बाहर आती है तो वहाँ का मौसम चेंज हो जाता है, बारिश आ सकती है, और बारिश से फिर वो पानी सारा है क्या हो सकता है, का जो काफी सारा एरिया है उसको अफेक्ट करता है। और कई बार जब लावा फटता है तो बेटा आप अपने पीछे देखा था ना, मैक्सिको में फटा था और कई जगह फटा था, इजिप्ट के अंदर फटा था। तो उससे क्या होगा, ऐसी इतनी कई सौ किलोमीटर तक ऊपर है, कई सौ मीटर तक ऊपर जाती है, और जो हमारा एयर स्पेस है जहां से हमारी जो उड़ानें चलती हैं, हवाई जहाजें चलती हैं, वो भी बाधित होता है, ठीक है। रद्द कर दी गई थी ना उड़ान, न्यूज सुनी होता आपने कि हवाई यात्रा अब है वो कैंसिल की जाती है। द वोल्केनिक गैसेज पोज पोटेंशियल हजार टू पीपल, हम इनहेल करेंगे तो हमें भी दिक्कत होगी, है ना, सांस लेने में दिक्कत होगी, अस्थमा के पेशेंट को दिक्कत होगी, एनिमल्स और एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम होगी। सल्फर डाइऑक्साइड कैन लीड टू द एसिड रेन और एयर पोल्यूशन। पॉजिटिव इफेक्ट, नए नए लैंड फॉर्म बनते हैं और फर्टाइल सॉइल बनती है धीरे धीरे। ऑब्वियस सी बात है, धरती के अंदर से मिनरल्स बाहर आते हैं वेदरिंग से, डिकम्पोजिशन से, फिर वो सॉइल्स बन जाएगी, सॉइल बन जाएगी तो फर्टाइल सॉइल होगी। द किम्बरलाइट रॉक ऑफ द साउथ अफ्रीका, द सोर्स ऑफ अ डायमंड, इट इज अ पाइप ऑन एंशियंट वोल्केनो। एक एग्जांपल दिया किम्बरलाइट रॉक, और जो कि सोर्स है डायमंड का। इन द विसिनिटी ऑफ द एक्टिव वोल्केनो, विसिनिटी मतलब पास, तो इससे क्या होगा, वाटर इन द डेप्थ आर द हीटेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द हॉट मैग्मा गिविंग रेस टू स्प्रिंग एंड द गीजर्स। कई बार आपने देखा सुना होगा ना, फलानी जगह वो निकलता है, गर्म पानी निकलता है, बिल्कुल भाप, बिल्कुल गर्म गीजर्स, ऐसे छोटे छोटे झरने टाइप से, है ना। तो ये एक टूरिस्ट पॉइंट भी हो जाता है, जैसे कि प्यूगा वैली इन द लद्दाख और
मणिकरण आपने देखा है? मैंने देखा है मणिकरण, तो मैं गई हुई हूँ। प्योगा तो मैं लद्दाख में नहीं गई हुई, लेकिन मणिकरण गई हूँ। वहां से पानी पूरा खोलता है, चाहे वहां पे है ना, चावल भी पका लो, मतलब खाना भी पका लो, दाल भी बना लो, इतना गर्म पानी है। कहाँ से आ रहा है? ओबीसी अंदर है, किसकी वजह से आ रहा है? एक्टिव वोल्केनो की वजह से आ रहा है। जो प्रोमिसिंग स्पॉट है इंडिया के अंदर फॉर द जनरेशन ऑफ द जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ से आप जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो। जियो मतलब धरती, थर्मल मतलब हीट, और आपकी इस पानी से, गर्म पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, स्टीम से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, मैं एक बार देख लेती हूँ स्क्रॉल करके, हमारा ये चैप्टर और कितना बड़ा है कि हम इस लेक्चर में इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ही रह गया, कोशिश करते हैं, आप आज को कर ही लेते हैं ना, फटाफट करा दो। हम्म जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने आपको पढ़ा था, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको सब जगह क्या मिलेंगे? वोल्केनो देखने को मिलेंगे। इसका नाम याद रखना है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। 2/3 ऑफ द वोल्केनो भी यहाँ मिलेंगे, 68% भूकंप भी यहाँ पे रहेंगे। मिड अटलांटिक रीजन में भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो मिलेंगे। कुछ डोरमेंट में मिलेंगे, कुछ एक्सटेंट मिलेंगे, जैसे कि सेंट हेलेना है, केप वर्डे आइलैंड है। केप वर्डे आइलैंड याद है क्या? पुर्तगाली यहाँ से होके आए थे, संधि हुई थी केप वर्डे आइलैंड की, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ठीक है, हिस्ट्री का भी कुछ याद रख सकते हो। कैनरी आइलैंड है। बट द वोल्केनोज ऑफ द आइलैंड एंड द एजोरस आर द एक्टिव। द आइलैंड और एजोरस आइलैंड के जो वोल्केनो है वो अभी एक्टिव है। ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ठीक है जी। ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली, किलिमंजारो, माउंट केन्या, ये क्या है बेटा? एक्सटिंक्ट वोल्केनो, अब ये खत्म हो चुके हैं। ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द वेस्ट अफ्रीका इज द माउंट कैमरून, ये याद रखना है। एक्टिव वोल्केनो जो वेस्ट अफ्रीका के अंदर है। फिर मेडिटेरियन रीजन में आ जाओ आप। थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? थोड़ा ना फिगर देख लो बेटा, एक बार दोबारा से देख लो, मुझे लगता है कि आपको पता नहीं समझ आ रहा है कि नीचे से ऊपर से जा रहा है। वेस्ट, इधर वेस्ट अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इधर वेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। ये आपका हो गया बेटा मेडिटेरेनियन वाला। ये हो गया आपका अटलांटिक वाला। ये पूरी जो जितनी भी रेड रेड कलर की दिखा रखी है, ये पूरा पैसिफिक वाला रीजन है, ठीक है, तो भूलना नहीं है। ओके, फिर मेडिटेरेनियन रीजन में क्या है बेटा कि जैसे अल्पाइन फोल्ड है, माउंट विसियस इटली के अंदर है, माउंट स्ट्रोम्बोली, याद रखना है इसको, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। ये कुछ वोल्केनो है, अभी भी थोड़े से एक्टिव फॉर्म में। अदर रीजन है जैसे कि इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में एक्टिव वोल्केनो आर रेयर है, अब यहाँ इतने वोल्केनो नहीं है। देर आर नो वोल्केनो इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। देर आर नो वोल्केनोज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पूछ लेंगे कौन से कॉन्टिनेंट में वोल्केनो नहीं है। वोल्केनो अगर इंडिया की बात करें, देर आर नो वोल्केनो इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया के अंदर कोई वोल्केनो नहीं है। हाउएवर बैरन आइलैंड है जो 135 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर है, एक्टिव वोल्केनो रह चुका है 1991 से 1995 के बीच में, लेकिन अभी ये फटा नहीं है, इसके बाद नहीं फटा है। हाउएवर द अदर वोल्केनिक आइलैंड इंडियन टेरिटरी के अंदर कौन कौन से हैं? नारकोन डाम है अंडमान और निकोबार आइलैंड में, अब मानते कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इट इज क्रेटर वॉल हैज बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और इसका जो क्रेटर है वो भी खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा रॉक की। रॉक कितने तरह की कैसे कैसे होती हैं? कहता है कि रॉक इज अ सॉलिड मिनरल मटेरियल फॉर्मिंग के सरफेस ऑफ द अर्थ। रॉक से क्या बनता है? अर्थ का सरफेस बनता है। पेट्रोलॉजी क्या है बेटा? इट इज अ साइंस ऑफ रॉक, याद रखना है। कई बार अलग अलग ब्रांच देके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस ब्रांच में किसकी स्टडी करते हैं, फलाने ब्रांच में किसकी स्टडी करते हैं। तो पेट्रोलॉजी क्या है? रॉक्स की स्टडी है। द एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय द कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग से इनकी जो उम्र है वो पता लगाई जाती है। अब रॉक के टाइप देख लेते हैं बेटा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक, तीन तरह की ये
रॉक हैं, किसके बेस्ड पे, याद रखना, बेस्ड ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन भी ये कहाँ से निकल के आई हैं, ठीक है। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फो। इग्नियस रॉक लावा से, मैग्मा से ही बनेंगे, ठीक है। formed out of the magma and lava, they are known as the primary rock। igneous rocks का दूसरा नाम क्या है बेटा, प्राइमरी रॉक, ये याद रखोगे, भूलना नहीं है। इफ द मैग्मा कूल स्लोली एट द ग्रेट डेप्थ, मिनरल्स ग्रेन इंक्रीज इन देयर साइज, ठीक है। कहता है कि अगर मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो जाए धरती के नीचे ही, तो जो मिनरल्स के साइज जो है, ग्रेन साइज है, वो बढ़ जाता है। सडन कूलिंग एट द सरफेस, अगर एकदम से आके सरफेस पे कूल हो जाए तो स्मॉल और स्मूथ ग्रेन बनते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक आर ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड रॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ओल्डेस्ट रॉक कौन सी है, इग्निक्स हैं। जैसे कि भाई ग्रेनाइट है, पेगमाटाइट है, बेसाल्ट है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये कुछ इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, याद रखने हैं, भूलना नहीं है। देर आर टू टाइप्स ऑफ द इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव जो अंदर है, ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव जो बाहर जो बने हैं, बेसाल्टो और डेकन ट्रैप, हमारा जो डेकन वाला रीजन है, साउथ वाला जो रीजन है। ग्रेनाइट इज अ लेस डेंस, भी कम डेंस है और लाइटर है कलर में, अदर देन द बेसाल्ट रॉक, ये भी आपको याद रखना है। इंट्रूसिव रॉक, जिसको इग्नियस रॉक भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, कब बनती हैं बेटा, फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा राइज, भी मैग्मा एकदम से बाहर आया, फिर कूल हो गया विद इन द क्रस्ट, भी धरती के अंदर, विद इन द क्रस्ट के अंदर ही ये हो गया, ठंडा हो गया। इंट्रूसिव एक्टिविटी, इंट्रूसिव मतलब अंदर बेटा, याद रखना, इतनी सी बात है बस। एक्टिविटी ऑफ वोल्केनो गिव राइज टू वेरियस फॉर्म, मतलब अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। वी सी दैम वन बाय वन, ये धरती के अंदर बन रही है, याद रहे, इंट्रूसिव जो लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं, जो रॉक्स बन रही है, वो अंदर बन रही हैं, इनसाइड द क्रस्ट बन रही है। बैथोलिथ, ये लार्ज रॉक मास फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ अ हॉट मैग्मा इनसाइड द अर्थ, मतलब कि एक बहुत बड़ा लार्ज मास बन गया, एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा बन गया कूल होने से और सॉलिडिफाई होने से। इट इज अ ग्रेनाइटिक इन ओरिजिन, ग्रेनाइट इन का इसका ओरिजिन होता है। फिर लैकोलिथ, ये डोमल शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, पहाड़ी टाइप का, ऐसा डोम टाइप का। लैकोलिथ लार्ज, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, एक अलग से टॉपिक है, लैंड फॉर्म मेड बाय द वोल्केनो, कुछ ऐसा करके है, आप देख लेना मेरे उसमें जाके चैनल में। लैकोलिथ्स आर द लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव रॉक कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो, मतलब कि एक इस तरह से पाइप सा निकलेगा, यहाँ से मैग्मा निकलेगा और फिर मैग्मा ऐसे क्रस्ट को ऊपर उठाएगा, पूरा उठा नहीं पाएगा, ऐसे डोम शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। These are basically intrusive counterpart of the exposed dome like batholith, dome like batholith है, जैसे कि कर्नाटक का प्लेटो रीजन है और डोम हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक। मोस्ट ऑफ दीज आर द एक्सफोलिएटेड आर एग्जाम्पल ऑफ द, एक्सफोलिएटेड मतलब कि अब इनका फोलिएशन होने लगा, वेदरिंग होने लगी, ओके। लोपोलिथ, व्हेन द मैग्मा मूव अपवर्ड एंड सोसर शेप स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको बोलेंगे लोपोलिथ। कनकेव शेप्ड बॉडी कार्ड लोपोलिथ इज फॉर्म। फिर सिल्स, सॉलिडिफाई सीट लाइक, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिनको सिल्स बोल, मतलब ब्रांचेज से स्ट्रक्चर बन, सीट बन जाएंगे। horizontal layers inside the earth, these near horizontal bodies intrusive igneous rocks are called sill, और इस तरह के igneous rock को बेटा sill और sheet बोलेंगे, depending on the thickness of material। the thinner one is called sheet and thicker one is called sill, वे जो thinner होगी उसको sheet बोलेंगे और तो थोड़ी सी मोटी होगी उसको sill बोलते हैं। फिर होता है dike, when the magma make it vary through a cracks और fissures के थ्रू डेवलप होगा, solidify होगा, perpendicular to the ground होगा, मतलब इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे बेटा, और कूल हो जाएगा, फिर वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, इनको बोलेंगे डाइक, क्या बोलेंगे, डाइक। ये देखो यहाँ से आपको सब समझ में आएगा। ये हमारी, अच्छा पहली बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार मैं बोल रही हूँ, एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है। हम बात कर रहे हैं इंट्रूसिव रॉक्स की, ठीक है, इंट्रूसिव जो अंदर बन रही है, ठीक है। और अंदर कब बनेंगी, जो मैग्मा है वो वीक पार्ट से बाहर आता है, मतलब इनसाइड द अर्थ ही स्पिल होता रहता है, वहीं सॉलिडिफाई होता रहता है अलग अलग फॉर्म में। अब देखो ये पैथोलिथ है, यहाँ पे मैग्मा है ये, ठीक है, बड़े बड़े टुकड़ों में आपका ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया पूरा स्टॉक, इसको बोला हमने पैथोलिथ, ठीक है।
तो जो इस तरह की सोसर लाइक स्ट्रक्चर बन गई बेटा, इसको हमने बोला लैपोलिथ। और ये परपेंडिकुलर इस तरह से बनी है ये स्ट्रक्चर बेटा डाइक होगी, ठीक है, ये भी डाइक है, ये भी डाइक है। और ये इस तरह से थोड़ा सा डोम टाइप का स्ट्रक्चर हो गया लैकोलिथ। लोको और लैको में कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा थिन है, पतला है, कनकेव शेप की बॉडी है, ये थोड़ी सी हिल टाइप की डोमल शेप की बॉडी है, ठीक है। ये पूरा इस तरह से पतली पतली सीट टाइप में बन गई, इसको बोला हमने सिल, क्या बोला, सिल बोला। और ये आपका डाइक है परपेंडिकुलर इस तरह से, समझ में आ गया। ये अगर बाहर आ गया तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स एसिड वगैरह है वो डिपोजिट। ये सारे स्ट्रक्चर लैकोलिथ, लौकोलिथ, सिल, डाइक, बैथोलिथ आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं, मैच ऑफ द कॉलम में पूछ लिए जाते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। और फिगर भी बना सकते हो अगर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, द प्लेस ऑफ द अप्रोप्रिएट नंबर गिवन इन द डायग्राम इन द ब्रैकेट। अब बताओ ये क्या है, नंबर 2 पे बताओ मुझे क्या है ये है बेटा हमारा बैथोलिथ, क्या है बैथोलिथ। और ये क्या है बेटा लोकोलिथ है, क्या है लोकोलिथ है। ये क्या है हमारा बताओ, सिल है, ठीक है। और ये बताओ क्या है, ये है, बताओ डाइक है कि क्या है। अब यहाँ देखो बैथोलिथ, ये बैथोलिथ है। लोकोलिथ, ये देख पड़ा, ये देखो लोकोलिथ। तो ये हमारा 6 नंबर पे लोकोलिथ है, ये 1 नंबर पे भी है और ये 6 नंबर पे भी है। डाइक 5 नंबर पे डाइक है। सिल कितने पे है, 4 नंबर पे मैंने बताया था आपको सिल है, ठीक है। और लोपोलिथ डोमल शेप का स्ट्रक्चर है। अच्छा इन्होंने यहाँ उल्टा कर दिया बेटा, ठीक है। और चैम्बर ये आपका बैथोलिथ है, ठीक है। मेटामॉर्फिक प्रोसेस देख लेते हैं अभी आप। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, इन्फ्लुएंस और मेटामॉर्फिक रॉक पूछ लेते भी किससे कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। जैसे ग्रेनाइट है, प्रेशर से गिनीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्ले और सेल है, प्रेशर से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सैंडस्टोन है, हीट से क्वार्टराइज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्ले हीट से स्लेट और फ्लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। कोल है, हीट से एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल अंडर हीट एंड प्रेशर डायमंड में, यहाँ सिर्फ अकेला हीट है, हीट और प्रेशर दोनों दे रखे होते डायमंड में। लाइमस्टोन है अंडर हीट में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मार्बल में। तो ये भी आपको याद रखना है। मेटामॉर्फिक क्या है बेटा, एक तरह की प्रोसेस है मेट, जिसमें क्या है शेप जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक है वो अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन उसका हो जाएगा, मतलब दोबारा से फॉर्मेशन हो जाएगी, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा मिनरल्स का जो मटेरियल उसके अंदर है। जैसे गिनीज है, स्लेट है, सिस्ट है, डायमंड है, ये सारे क्या है बेटा क्वार्टराइज है, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दे देंगे, इनमें से बताना पड़ जाएगा आपको कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है और किसकी वजह से बना है, ये भी पूछ लेंगे। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है टेबल, ओके। Some example of the metamorphic rock, the igneous and the metamorphic rock together count 90% of the earth। किससे बनी है बेटा, igneous और metamorphic rock से बनी है। अब rock cycle के बारे में बात कर लेते हैं। rock cycle continuous process है through which old rock are transformed into new one। भाई old rock से नई बनती रहती हैं। igneous rock है वो sedimentary या metamorphic rock में कन्वर्ट होती रहती हैं। fragment derived from the igneous and the metamorphic rock from the सेडिमेंट्री रॉक, वही बात है कि इग्नियस से क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स वो बन जाती है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। क्रस्टल रॉक जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक मे बी कैरिड डाउन इनटू अ मेंटल, मतलब ये अंदर चले जाएंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू द सबडक्शन प्रोसेस, मतलब जब प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं कुछ मेल्ट हो जाएंगी, कुछ मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी और क्या बन जाएंगे, इग्नियस रॉक बन जाएंगी। इस तरीके से जो साइकिल्स है बेटा वो चलती रहती है, ठीक है। ये दिखा रखा है कि रॉक साइकिल अब कैसे चलता है। अब ये देखो मैग्मा है,
मैग्मा धरती के अंदर है, क्रिस्टलाइजेशन हुआ इसका, तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक इनसाइड द अर्थ बन गया। इस रॉक का वेदरिंग और इरोजन और हुआ तो क्या बन गया, इसके बेटा सेडिमेंट, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। फिर ये कंपैक्ट हुए, ये फिर से सीमेंटेड हो गए, तो सेडिमेंट्री रॉक होकर बन गई। इसी के अंदर हीट और प्रेशर लगा तो बेटा मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मेल्ट होके मैग्मा बन गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो कि सेडिमेंट्री रॉक अंडर हीट और प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अगर इसकी वेदरिंग और इरोजन या डिपोजिशन हो जाए विंड से, बरसात से, कैसे भी करके, तो फिर क्या होगा बताओ, आपकी सॉइल फॉर्मेशन बनेगी इससे। तो यहाँ पे हीट और प्रेशर से क्या बन सकता है, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं बेटा, जैसे बेसाल्ट ऐसा दिखेगा, गैब्रो ऐसा दिखेगा, ग्रेनाइट आपको ऐसे दिखेगा, ऑब्सिडियन ऐसे दिखेगा, प्यूमाइस याद है ना, प्यूमाइस कैसा था, कहीं पढ़ा था प्यूमाइस कैसे बनता है, आया था ना एक वर्ड, देखो जब हमने कहीं पढ़ा था प्यूमाइस के बारे में। ये रहा, वोल्केनिक रॉक प्रोड्यूस्ड व्हेन द लावा विद ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर। ठीक है, भी लावा है, जब हाई कंटेंट ऑफ वाटर और गैसेस के साथ डिस्चार्ज होता है वोल्केनो से, तो उससे क्या बनता है बेटा, प्यूमाइस बनता है। क्या बनता है, प्यूमाइस। ओके, और कुछ देख लेते हैं आप। ये है फेल्ड्स्पार, इससे दिखेगा, ये गोल्ड है बेटा, ये हैलाइट है, ये मैग्नेटाइट है, ये क्वार्टराइज है, ये सिल्वर है, ये टैल्क है। ओके, ये कुछ आपकी वोकैबलरी है, आप देख सकते हो, लोपो, लैको, लिथ, सीरिंग फाल्ट, सिंक्लाइन, डाउन शेप ऑफ फोल्ड, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ना। टर्म लिथोस्फीयर किसने इंट्रोड्यूस करी थी, अल्फ्रेड वेजर ने करी थी, जोसेफ बैरल ने करी थी, या कियोवाडाटे ने की थी, बताना बेटा किसने करी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिए हुए हैं। सोलिडिफाई सीट लाइक स्ट्रक्चर, लावा सीट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या बोलोगे बेटा, सिल बोलेंगे, है ना। ओड वन आउट, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो इसमें बताओ, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल है, ये कौन सी बेटा, ये ओशियनिक प्लेट है। तो ओड वन क्या हो गई, ये पैसिफिक प्लेट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन है आप देख सकते हो। एक्टिव वोल्केनो बताओ, वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो, विसुवस है, स्टोम्बली है, कोटापाक्सी है, पढ़ा था ना कोटापाक्सी, कहाँ पढ़ा था बताओ, या कोराकाटा था बताओ, देख लो, फटाफट देख लो, भूलना नहीं है। याद है ना, एक बॉक्स सा मैंने आपको कराया था। ये देखो, कोटापाक्सी जब इन द इक्वाडोर द वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, और ये क्या था, काराकाटो, ग्रेटेस्ट वोल्केनिक एक्सप्लोशन था। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर कभी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, ज्यादा ही आगे आगे यार हम तो। कोई ना, हम नेक्स्ट चैप्टर फिर देखेंगे क्या है, थोड़ा सब्र है तो कर ले। कहेंगे मैडम स्क्रॉल करते जा रहे हो आप, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके।